आन आहे रोनमाई तकरीब एक नावल जी जंहिंजो नालो आहे एक तरह का पागलपन। हिन नावल जा लेखक आहिनि रहमान अब्बास ऐं हिन सेशन जा मॉडरेटर आहिनि आमिर हुसैनी ऐं स्पीकर्स आहिनि रहमान अब्बास ऐं अमर सिंधू। मां पंहिंजे मॉडरेटर ऐं स्पीकर्स खे गुज़ारिश कंदुसि त स्टेज ते अचनि ऐं पंहिंजे निशत जी शुरूआति कनि। महिरबानी। आज इस प्रोग्राम में रहमान अब्बास की किताब है, नया नावल है इनका, एक तरह का पागलपन। हम इस किताब की तकरीबन उन्माई कर रहे हैं और मैं मॉडरेट कर रहा हूं इस प्रोग्राम को। रहमान अब्बास एक ऐसा नाम है जो कम से कम फिक्शन की दुनिया में गैर मारूफ नहीं है, बल्कि उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों के जो पढ़ने वाले कारी हैं वो रहमान अब्बास से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। रहमान अब्बास की इस किताब के हवाले से मैं बजाय कुछ कहने के मैं चाहूँगा कि हम रहमान अब्बास से ही कुछ सुने और उनसे कुछ सवालात करें उनके इस नावल के बारे में। उनके साथ इस प्रोग्राम में शरीके गुफ्तगू होंगी प्रोफेसर अमर सिंधू साहिबा, जिनसे आप सब वाकिफ़ हैं और मेरा ख़्याल है उनका तारुफ़ कराने की ज़रूरत नहीं है। तो इब्तदा में मैं कुछ सवाल रहमान अब्बास साहब से करूँगा और पहले मैं चाहूँगा कि रहमान अब्बास साहब से कुछ सवालात उनसे कर लिए जाएं और उनके जवाब उनसे ले लिए जाएं। रहमान अब्बास साहब का ताल्लुक़ बुनियादी तौर पे इंडिया के जो ख्वाबों की नगरी कहलाता है, बुनियादी तौर पे पुराना बम्बई और आज का बम्बई, उससे उनका ताल्लुक़ है। उर्दू अदब के उस्ताद भी हैं, एक कॉलेज में पढ़ाते भी हैं और उनके जो नावल हैं उनके तर्जमे जो हैं वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी हो चुके हैं, साहित्य एकेडमी अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं और काफ़ी अपने बागियाना ख़यालात के हवाले से
और हमारी आज भी हमारी जिंदगी से उसका गहरा ताल्लुक है। लेकिन उसका जो नैरेटिव था या जो उसका जो बयानिया था वो उसका साथ नहीं दे पा रहा था। एक तो ये होता है कि हम हर उम्र में यकसा हमको दस्तरस नहीं होती है नैरेटिव्स पर और बयानिया पर और लिखने पर, और जैसे जैसे हम सीखते हैं, मेहनत करते हैं, हम आगे बढ़ते रहते हैं। जब इस नॉवेल की दोबारा इशात की बात आई कराची से एक पब्लिशर से, तो हमने सोचा कि एक नज़र इसको देख लेते हैं। और तब मुझे एहसास हुआ कि इस नॉवेल के जो पुराना वर्जन है जो मैंने 2007 और 9 में लिखा था, उसमें कहीं कहीं ज़बान बयान का इस्तेमाल भी दुरुस्त नहीं था, कुछ अल्फाज का मैले इस्तेमाल दुरुस्त नहीं था, और मेरा जो नरेटिव था वो जो पॉलिटिकल इशू है इस नॉवेल में उसको सही तरीके से एड्रेस नहीं कर रहा था। उसके अंदर वो नफासत नहीं थी, वो नाजुकी नहीं थी जो फनपारे को बुनियादी तौर पर फनपारा बनाती है। तो उन कमियों का एहसास था, और इस दौरान मैंने शिहान का नॉवेल पढ़ा और शिहान से मेरी मुलाकात भी हुई, और शिहान ने भी यही किया था। उसके पहले ड्राफ्ट को, हालांकि वो पहला ड्राफ्ट भी उसका पेंगुइन ने छापा था, फिर उसने कोविड के दौरान 2 साल के दौरान उस ड्राफ्ट पे दोबारा काम किया और मेहनत की। तो मुझे लगा कि अपनी चीजों में कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत कमियां हमें लगता है कि हैं, उनको रीराइट करके हम अगर एक रिफाइन अच्छा नॉवेल बनाने की कोशिश कर सकते हैं तो वो कोशिश करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये जो नॉवेल है एक तरह का पागलपन, वो उस ड्राफ्ट को और उस मरकजी ख्याल को एक बिल्कुल नए बयानिया और एक नया कैरेक्टर भी मैंने इसमें इंट्रोड्यूस किया है। तो उस तरह से एक नया एक्सपेरिमेंट है लिटरेचर में, और कम से कम उर्दू की हद तक मेरी नजर में इस तरह का एक्सपेरिमेंट किसी ने किया नहीं है। हमें ऐसा लगता है हर बार कि हमने जो कह दिया वो आखिरी है, हतमी, ऐसा होता नहीं है। अदीब भी सीखता रहता है, और मेरा ख्याल है कि ये सीखने के प्रोसेस का एक हिस्सा है। अमीर भाई जी शुक्रिया। अच्छा, आपका कहना है, कुछ लोगों ने आपके इस कहने पे आपको मुफ्ती भी कहा और कहा कि बड़ा फतवा दे दिया आपने। आपने एक जगह पे लिखा कि मैं महसूस करता हूँ उर्दू अदब में चंद नावल हैं जिन्हें वारदात मोहब्बत से मामला करने वाले संजीदा नावल कहा जा सकता है, और मैंने एक तरह का पागलपन नावल में मौजू और हैत दोनों की सतह पर मोहब्बत बारे संजीदा अदब की तख्लीक करने की अपनी सी बेहतरीन कोशिश की है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप हमारे सामीन को ये बता सकते हैं कि उर्दू में मोहब्बत जैसे मौजू पर संजीदा अदब का दर्जा रखने वाले वो चंद नावल कौन से हैं, और मौजू और हैत के एतबार से मोहब्बत जैसे मौजू से इंसाफ ना करने वाले उर्दू नावलों में कौन सी चीज़ की वाज़े कमी आपको नज़र आती है? ये तो काफी डिबेटेबल सवाल है, और इस पर यूनिवर्सिटी में सेमिनार हो सकता है। हम 30 मिनट में, और इत्तेफाक से जब हम इस नॉवेल की रस्म इजरा कर रहे हैं, इस नॉवेल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये काफी मोटा सवाल है। लेकिन मुख्तसरन मैं ये कह सकता हूं कि जहां तक मेरा मुताला है, और जो मुमकिन है कि किसी का मुताला कभी मुकम्मल नहीं होता, मेरी महदूद मालूमात और मेरे महदूद मुताला जो है, और उसमें मैंने दुनिया के जो अच्छी लव स्टोरीज देखी हैं, चाहे वो वॉर एंड पीस हो, अन्ना कारेनिना हो, मादाम बुवारी हो, लव इन द टाइम्स ऑफ कोलेरा हो, उस पाए की लव स्टोरी मैंने उर्दू में नहीं पढ़ी है। उर्दू में जो लव स्टोरीज हैं वो मोस्टली इस्तेसाल की स्टोरीज हैं, और उसमें वो मोहब्बत की कहानियां बुनियादी तौर पे हैं नहीं। अफसाने तो डेफिनेटली हमारे यहाँ 10-12 अफसाने हैं, लेकिन वो 10-12 अफसाने भी उसमें वाकई में पोटेंशियल लव स्टोरीज का इम्कान मुझे उतना रोशन नजर नहीं आता। लेकिन डेफिनेटली उर्दू में कुछ बहुत उम्दा शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई हैं जो जिन्हें हम उन्हें दुनिया की बेहतरीन लव स्टोरीज कह सकते हैं। लेकिन जहां तक नॉवेल का ताल्लुक था, मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ मोहब्बत को और मोहब्बत के जज्बे के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ, और उसके लिए जो करेज लगता है, जो हिम्मत लगती है, मर्द औरत के रिश्ते हैं या मर्द मर्द के रिश्ते हैं, जिस नौयत का भी रिश्ता है, उसकी पूरी जुजियात को, उसकी पूरी संजीदगी को, और वो जो तकाजा करता है उसमें सिर्फ जज्बात का बयान नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी से जुड़े हुए सारे इंसलाकात आपके जो है महसूसात हैं, और उसके लिए जो रिस्क है, और जिसमें जो सोसाइटल प्रेशर्स है, समाज का प्रेशर है, मजहब का प्रेशर है, सारे आइडियोलॉजीज का प्रेशर है, इस प्रेशर्स में मोहब्बत का डिस्कशन मुझे नहीं लगता कि उर्दू में, ये मेरी अपनी राय है, लेकिन मुझे उर्दू में कोई एक नॉवेल भी ऐसा नहीं लगता जिसे हम प्योरली बहुत अच्छा मर्द औरत की कहानी, जिसमें एक चैलेंजिंग लव स्टोरी हो, जिसके नॉर्म्स अलग हों, और जिसमें फनकारी की हुनरमंदी भी हो, तो मुझे नहीं लगता। और नाकाम होने की वजह यह कि हमारे डेफिनेटली बाज लोगों ने कोशिश की होगी और की है, लेकिन उसमें यह होता है कि फिर वो पूरी फैमिलीज और पूरे रिश्ते और बहुत सारी चीजों को मिलाते हैं, तो उनमें जो मोहब्बत की कहानियां होती है, जैसे जिलानी बानू के यहाँ एक है, और एक मुस्तनसर ताड़र साहब का नॉवेल है,
लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें फिर इस तरह से गुडमुड हो जाती हैं कि वो एक ट्रैक जो होता है, जो फ्लॉबियर के नॉवल में हमको नजर आता है या मार्किस के नॉवल की जो नजर आता है, और मोहब्बत पर सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि उस पूरे जज्बात को एक नई दुनिया दिखाना, एक नई दुनिया ले जाना, एक नई दुनिया तख्लीक करना जिसमें वो किरदार मोहब्बत बनाइए, बल्कि हमने अपने एतराफ में जितनी चीजें थी, जानवर हो, परिंद हो, चरिंद हो, हम बल्कि बल्कि समंदरी मखलूक भी हो, हमारी वजह से उनकी जिंदगियों को खतरा है, तो इससे ज्यादा खतरनाक जानवर दूसरा कौन सा हो सकता है। दूसरी बात रही जिन्स और मोहब्बत, तो ये काफी सीरियस डिबेट है और ये मेरे सारे नॉवल में आया है। उर्दू का नॉवल निगार बहुत डरपोक और बुज़दिल है इस मामले में, और इसलिए वो शायद मोहब्बत का बयान जब भी करता है तो आज भी हिंदुस्तानी फिल्मों की तरह दो गुलाब के फूल आपस में टकराता है और बोसे का मंजर लिखता है। बोसा सिर्फ दो लबों का की जुम्बिश या दो लबों का लम्स नहीं है, असल में आपकी रूह में जो उसके असरात होते हैं, नॉवल उसकी तरफ जाता है और उसको समझने की कोशिश करता है। मैंने कहा कि नॉवल आपके रूह के मसाइल को समझता है, लेकिन रूह के सारे मसाइल आपके बदन से जुड़े हुए हैं, तो बदन को मिनहा करके आप रूह के मसाइल की तरफ कभी नहीं जा सकते। या जितने भी दूसरे स्कूल गए हैं वो फिक्शन के स्कूल नहीं है, वो दूसरे डिसिप्लिन हैं। अच्छा, आपने एक जगह, मैं चौंक गया आपकी बात, आपने एक जगह लिखा कि नावल के हुस्न में नावल की निगार की शख्सियत को भी शामिल किया आपने, यानी कहा कि नावल के निगार की शख्सियत भी नावल के हुस्न को निखारने में, इससे क्या मुराद है आपकी? देखिए, आपके नजदीक दुनिया में जितने अहम नॉवल निगार हैं, विक्टर हुगो हो या मिलान कुंदेरा हो या फ्रांस काफ्का हो या ओरहान पामोक हो या अमिताव घोष हो, ये नॉवल निगार की रूह लेकर और उसकी शख्सियत लेकर आपके सामने जलवागर होते हैं। इनकी जिंदगियां उन शख्सियतों को जीती हैं और इनकी जिंदगी के तवील सफर में ये अलग अलग पड़ाव में अलग अलग नौइयत के नॉवल लिखते हैं। तो नॉवल निगार और उनका अपना स्ट्रगल होता है, नॉवल निगार की शख्सियत का स्ट्रगल होता है, हमारे सामने उसका इर्तका होता है या उसका जवाल होता है, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी एक नॉवल निगार का स्टेटमेंट होता है। जो कुरतुल हैदर की हमने देखा,
जो हमने हमारे दूसरे मुमताज मुफ्ती के यहाँ आपने देखा, तो ये वो लोग थे। कृष्णचंद्र के यहाँ आपने देखा, इवन इस्मत के यहाँ आपने देखा। तो ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी नॉवेल निगार के तौर पे या फिक्शन निगार के तौर पे एक पूरा तवील सफर है। अब इस सफर में कोई किताब किसी उम्र के किसी हिस्से से बहुत ज्यादा मकबूल हो जाती है, उसको शोहरत मिल जाती है, लेकिन ये जो एक जिंदगी है, ये एक एक फनकार की जिंदगी है। जैसे एक क्रिकेटर होता है, तो वो क्रिकेटर बचपन से और अर्ली यूथ से वो उस तरफ जाता है और वो बनता है उस फील्ड में। लता मंगेशकर बुढ़ापे में जाके उसने गाना शुरू नहीं किया, वो पैदा हुई थी वो रूह लेकर। तो जो जो बड़ी रूहों का खेल है, वो उस रूह के साथ आते हैं, वो उसको छुपा के नहीं रखते हैं 80 साल तक, जिस तरह मिर्जा बेग ने आपके यहां रखा था। तो मैंने एक बार उनसे पूछा भी था कि नॉवेल लिखने से पहले, यानी रिटायरमेंट के बाद अगर आपने नॉवेल लिखा तो वो आदमी कहां था, और अगर वो आदमी नॉवेल निगार के तौर पर आपके अंदर था तो वो क्या कर रहा था, तो कैसे आपने इंजस्टिस किया अगर आपके अंदर एक नॉवेल निगार था। तो अगर आपके अंदर एक नॉवेल निगार होता है तो आप उसको बुढ़ापे में दरियाफ्त करने के लिए बाकी नहीं रखते हैं। कम से कम दुनिया के जितने अहम नॉवेल निगार और बड़े नॉवेल निगार हमारे सामने हैं, उनकी जिंदगियां नॉवेल निगार होने का स्टेटमेंट है। और उसमें फिर काफी स्ट्रगल हो सकता है उनका, सोसाइटल पॉलिटिकल लेवल पर, उनके ओपिनियन डिसओपिनियन। ओरहान पामोक पर मुकदमा हुआ और तुर्की की अजमत को नुकसान पहुंचाने का, और दूसरे बहुत सारे अदीबों के साथ हमने देखा। लेकिन उनकी जिंदगियां और वो सारा पॉलिटिकल और समाजी सतह पर वो जुड़े होते हैं, वो अपने मुल्क से, अपनी जबान से, अपने माशरे से, और वहां जो कुछ हो रहा है सियासी सतह पर, मजहबी सतह पर, वहां वो बयान देते हैं। हमारे मराठी के भी जो बड़े राइटर हैं, उनकी जिंदगियां महज नॉवेल लिखने से नहीं है, उनकी जिंदगियां अपनी मुल्क, अपने समाज, अपने मजहब, अपनी तहजीब, हर जगह में कुछ ना कुछ कहने और बोलने से जुड़ी हुई हैं। वो अपने पूरे जबान की साइकी को, अपने अपने मुल्क को और अपनी तहजीब को रिप्रेजेंट करते हैं, और समाज की तमाम सतहों पर रिप्रेजेंट करते हैं। वो सिर्फ कागज काले करने के लिए नॉवेल निगार नहीं होते हैं। तो ये उर्दू में बड़ा अजीब हमने देखा है कि कुछ लोग सडनली अचानक रिटायरमेंट के बाद भी नॉवेल निगार बन जाते हैं। तो उस शायद उस रेफरेंस में हमने ये बात कही थी। दूर है। अच्छा, आपने कहा कि उर्दू फिक्शन को जदीदियत के आसेब ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। बाद लोगों का ये कहना है कि आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं, और कुछ तो इसे फतवाबाजी भी कहते हैं। क्या ख्याल है आपका? नहीं, मुझे ख्याल है कि जितने जजमेंटल स्टेटमेंट्स जदीदियत के दौर में और उनके सरबर आउर्दा नाकिदिन ने दिए हैं, उस तरह के जजमेंटल स्टेटमेंट्स हम लोगों ने नहीं दिए हैं, क्योंकि इन लोगों से हमने सीखा कि आपको अदब में क्या नहीं करना है। लेकिन जहां तक जदीदियत का ताल्लुक था, तो उर्दू की जदीदियत तो पहली बात तो मगरिब की जदीदियत की जिस तरह से नकल करने की कोशिश की गई थी, वो नकल भी नहीं थी उसकी। वहां की जदीदियत एक जिंदगी का, और वो जदीदियत उस माशरे का रिफ्लेक्शन था। आपके पास जदीदियत आपके माशरे का रिफ्लेक्शन नहीं थी। आपकी जदीदियत एक सिर्फ तरक्की पसंदी से अलग होने की एक कोशिश थी, जिसका इजहार जदीदियत के सारे सुरमाओं ने किया है, और ये कोशिश बुरी तरह से नाकाम हुई। हम आज जब पीछे मुड़ के देखते हैं, तो आज भी हमको प्रेमचंद से लेके, सादत हसन मंटो से लेके, इस्मत आपा से लेकर, कुरैतुल हैदर से लेके, इवन इंतजार हुसैन तक और नैयर मसूद तक। नैयर मसूद अपने एक अलग ढर्रे के फिक्शन निगार हैं, लेकिन कहीं पर भी जदीदियत का जो फॉर्मलेस एलिमेंट था, फॉर्म के अंदर जो तजर्बा करने वाला रुझान था, वो उस तरह से स्टैंड नहीं कर पाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फॉर्मलेस बहुत अच्छा अदब नहीं हो सकता, डेफिनेटली हयात के तजर्बात और हयात के तजर्बात के साथ बहुत उम्दा अदब लिखा जा सकता है। लेकिन चूंकि उर्दू के जदीदियत का जो तस्वुर था, उसका तजर्बा ही जदीदियत का नहीं था। जदीद जिंदगी, नए आदमी की जिंदगी, तो नया आदमी तो हमारे यहाँ जदीदियत के दौर में था ही नहीं। मुझे नहीं लगता कब था। जिस तरह का जदीद आदमी की ये नकल करना चाहते थे, कि वहां का जदीदियत, और जिस तरह से सात्र ने जदीदियत को उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था एग्जिस्टेंशियलिज्म के साथ, तो वो उनके जिंदगी और उनके समाज के मसाइल से आई थी वो जदीदियत। हमारे यहाँ की जदीदियत तो काफी भोंडी थी, इसलिए उनके पास सिवाय एक्सपेरिमेंट, प्रोज में एक्सपेरिमेंट करने के अलावा और कुछ नहीं था, इसलिए बुरी तरह से नाकाम भी हो गए। और उनकी नाकामियां, या तरक्की पसंदों की अपनी नाकामियां, उनसे मुझे लगता है कि मेरी जनरेशन को और हम लोगों को आप सबक सीखना चाहिए, और नजरियाती अदब की तबलीग करने से गुरेज करना चाहिए। अदब आफाकी तौर पर इंसान के बुनियादी मसाइल का इजहार है, और उसमें मुझे लगता है कि हमको उस पर ध्यान देना चाहिए। प्रेमचंद की, बेदी की, मंटो की, इस्मत की, इंतजार हुसैन की और नैयर मसूद की भी रिवायत, जो एक्सपेरिमेंटल रिवायत और खूबसूरत रिवायत है। इसीलिए हम देखते हैं कि मेरे नजदीक वो आसेब था, और उस आसेब ने बहुत नुकसान पहुंचाया। वो तो अच्छा हुआ बंबई स्कूल था, जिसमें सलाम बिन रज्जाक, अनवर कमर, साजिद रशीद, अनवर खान, मीम नाग, इन लोग
बहरे अरब से लगकर हमारे जो गांव हैं, जो घने जंगलों में हैं, वहाँ बाज़ औक़ात हमने बारिश को 6-6, 7-7 दिन मुस्तकिल देखा है। तो बारिश डेफ़िनेटली हमारी साइकी का उस तरह से हिस्सा रहा है। और फिर बारिश अपने तौर पे एक सिंबल भी है, एक इस्तिआरा भी है, मोहब्बत का सिंबल भी है, कुर्बत का सिंबल भी है। तो शायद इस वजह से वो आया है, हालाँकि रूज़िन में उसका पस मंज़र अलग है और एक तरह का पागलपन में उसका पस मंज़र अलग है। मैं तो चाहता हूं कि अमर सिंधु साहिबा भी कुछ कहें। ये खामोश क्यों मैं बैठी आ हैं? रहा हूं अमर सिंधु की तरफ। अब मैं अमर साहिबा आपसे पूछना चाहता हूं कि एक तरह के पागलपन पे आपका तबसरा भी है। आपने कहा कि ये नावल आपको क्यों अच्छा और बड़ा लगा? क्या इस वजह से अच्छा लगा कि इसके अंदर मोहनजोदाड़ो का जिक्र है, थोड़ा सा सिंध का जिक्र है? किस वजह से ये आपको नावल एक बड़ा नावल लगता है और अच्छा नावल लगता है? किस बुनियाद पर? अच्छा, इसी के साथ एक चीज़ और जोड़ लें कि आप जो है जो अक्सर बात करती हैं कि जो हमारी नावल निगारी है, नावल है अक्सर व बेशतर वो मर्दाना मर्द बालादस्ती की इजहार पर मुबनी होते हैं। ये जो अपने रहमान अब्बास साहब का फ़न है और ये मौजूदा जो नावल है और पीछे भी इन्होंने जो नावल लिखे हैं, इस बारे में आपका अपनी राय से जोड़कर ज़रा देखिएगा, इस पे भी कुछ बात कीजिएगा। देखिए, मैं थोड़ा सा मतलब ये कि बात शुरू करती हूँ और मुख्तसरन मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। ये किताब अगर शुरू होती है तो उससे पहले जो है बड़े बड़े नाम दिए हुए हैं कि उनकी इस कहानी पे जो हिंदुस्तानी और या उर्दू अदब के हवाले से जो बड़े बड़े मशाहीर हैं उनकी राय है। उनमें गोपी चंद नारंग है, शायद साजिद रशीद है, बहुत सारे इनमें नाम दिए हुए हैं। लेकिन अगर मैं अपनी राय दूंगी तो मेरी राय जो है ना नक्काद की राय है, मेरी राय ना उर्दू अदब के उस हवाले से राय है। मेरी राय जो होगी वो एक कारी की राय है, और वो कारी जिसने जो थोड़ा बहुत नावल के बारे में जानता हो, जिसने दुनिया के तमाम नहीं तो कुछ अच्छे नावल पढ़े हुए हों और उसको नावल का मालूम होना चाहिए कि नावल क्या चीज़ होती है, कम से कम अच्छा नावल किसे कहा जाता है। तो उस हवाले से ये तमाम नाम मेरे लिए इतनी मायने नहीं रखते, बावजूद इनके कि इनकी मायना इस जो है इस किताब का जो तख्लीक़कार है, जो नावल निगार है, उसके लिए बड़ी मायने रखते होंगे। लेकिन कारी की हैसियत से मैंने जैसे देखना शुरू किया तो उसका पहला ही जो एक पेज आता है मोहनजोदड़ो तहज़ीब, यकीनन मेरा ताल्लुक़ उस ज़मीन से है, उस खित्ते से है। मेरे लिए ये नाम बहुत कैची हो सकता है और है यकीनन तौर पे। लेकिन उससे पहले जिसने मुझे इस नावल की तरफ खींचा, हालांकि ये था कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा अहम होता, लेकिन ये नावल के बीच का एक सफ़ा है। मुझे समझ अभी तक नहीं आई और ना मैं जो है रहमान अब्बास साहब से कभी पूछ सकी हूँ। हो सकता है कि आज की बात से वो बात शुरू हो। उन्होंने नावल के बीच का एक हिस्सा नावल की इब्तिदा में दे दिया है और बीच के हिस्से का उसका जो है टाइटल है, मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जैसे मैंने पेज खोला और पढ़ना शुरू किया, ये जिस किस्म का बयान था और जिस किस्म की चीज़ थी, जिस किस्म की मैं ये समझती हूँ कि शायद औरत के सिवा कोई और वो भी औरत जो कम से कम इस माँ बनने वाले अमल से गुजरी हो, और स्पेशली वो खातून जिसका बच्चा ना होता हो, और उसका बयान था। इसने मुझे जिसको कहते हैं कि इसने फिर मुझे कहानी से जुदा होने ही नहीं दिया। हालांकि ये कहानी का बीच का सिर्फ एक सफ़ा है। उसके बाद फिर एक और दूसरा सफ़ा पलटे, दूसरे सफ़े पर फिर एक और दास्तान खड़ी हुई है, और वो दास्तान जो फिर आप कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो से शुरू हो रही है, और मोहनजोदड़ो से भी किस तरह से शुरू हो रही है। आप पहले सफ़े पे आ जाएं। पहले सफ़े पे ये है कि जिसमें ये मेरी इस ज़मीन का ज़िक्र आ रहा है, इस तहज़ीब का ज़िक्र आ रहा है, और ये तहज़ीब किसी आइसोलेशन में भी नहीं दिखाई गई।
उसमें लिखा है कि उनके पास अपनी ज़बान, अपना तर्ज ज़िंदगी, अपना हथियार, अपना खुदा था। हमला आवर कौम की खुशगुमानी थी कि वो महज़िब है, गुमराह दुनिया में तहज़ीब का अहया उसका फरीज़ा है। वादी सिंध की तहज़ीब उन हमला आवरों के लिए कुफ्र और इल्हाद की तहज़ीब थी। मुझे नहीं लगा कि ये मोहनजोदड़ो की बात हो रही है, मुझे लगा कि ये आज की बात हो रही है, ये मेरी बात हो रही है और ये मैं इस नावल का हिस्सा हूँ। और मैं चूँकि नावल का हिस्सा हूँ, मैं किरदार हूँ, इसलिए मुझे बिल्कुल ये नहीं लगा कि मैं नावल से बाहर होकर देख सकूँ। इसलिए नावल पढ़ते ही और ये पहला सफ़ा भी पढ़ते ही मैं उसमें जो है मैंने कारी की हैसियत में मैंने उसको इस तरह से देखा। फिर एक और उस दूसरे ही उसको सफ़ा पलटो तो उस सफ़े पर अब हम रहमान अब्बास साहब से भी जिक्र करेंगे कि वो उनका जिक्र करें, क्योंकि बात यहाँ से शुरू होती है। लेकिन मैं कहूँगी कि बात और जगह के अंदर वो जो पहला जोड़ा जिसको हम मानते हैं या जो पहला जोड़ा समझा जाता है, वो जिस शजरे ममनुआ को चख कर इस ज़मीन पे जो है उस जुर्म की पादाश में आया, तो शायद ये जुर्म ये बद्दुआ वहाँ की बद्दुआ है और ये बद्दुआ खुदाओं की बद्दुआ है। ये मोहनजोदड़ो की भी बद्दुआ नहीं है, ये तो खुदाओं की बद्दुआ है। लेकिन एक और बात कहूँगी कि ये जो ममनुआ मोहब्बत है, ममनुआ मोहब्बत पे जैसे रहमान अब्बास साहब ने खुद कहा कि मोहब्बतों के बारे में बहुत कम लिखा गया है। मोहब्बतों के बारे में हमारे पास तहज़ीब को, हमारी तहज़ीबों में, न सिर्फ हमारी अदब में, हमारी तहज़ीबों में देने के लिए बद्दुआ के सिवा कुछ नहीं है। लिहाजा हमारे अदब में वो मोहब्बत का बहुत ना सिर्फ फुकदान है। और मैं मतलब कारी की हैसियत में कह सकती हूँ कि ये तीसरा नावल है रहमान अब्बास का जो मैं पढ़ रही हूँ। लेकिन उनका पहला नावल जो ज़ंदीक आया, ज़ंदीक ने भी इस तरह से जकड़ के रखा कि उसमें भी इन मोहब्बतों का जिक्र है, इन जो है ममनुआ जिसको आप इश्क, दीवानगी और वो कहते हैं कि उस जुनून का जिक्र है। लेकिन ये कहानी जहाँ पर ख़त्म होती है वो दो तरह की चीज़, वो दो तरह के जो है दो तरह की दीवानगी है। दोनों दीवानगी का जो सरचश्मा हो सकता है कि इश्क की हो, लेकिन एक वो जो ममनुआ जिसको आप कहते हैं ममनुआ इश्क है, वो ममनुआ इश्क तो आपको एक सरूर की दुनिया में लेकर जाता है, एक लज्जत की दुनिया में लेकर जाता है, एक और दुनिया में लेकर जाता है। लेकिन दूसरी मोहब्बत का जो इंतहा है, वो इंतहा ये है कि वो बाहर के जो है वो मोहब्बत, उसका मोहब्बत का मरकज़ ऑब्जेक्टिव है, वो सब्जेक्टिव नहीं बनता। वो मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है कि जिसमें फिर आपको दुश्मन ढूंढना पड़ता है और उस मोहब्बत की जो है सारा मरकज़ जो है वो दुश्मन है। अब उस दुश्मन का ख़ात्मा है और ये दुश्मन जो फिर
उस दीवानगी एक जो शिद्दत पैदा करती है वो दहशतगर्दी पैदा करती है, और वो दहशतगर्दी किस तरह से आज की इस ममनुआ मोहब्बत को बंदूक का निशाना लेके बैठी हुई है। ये मेरे यहाँ समाज का भी अलमिया है, ये रहमान अब्बास के समाज का भी अलमिया है। हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर जो है वो दीवानगी तो है, जो दीवानगी बंदूक का निशाना बनाए हुए है, लेकिन मोहब्बत का वो जुनून जिसका ज़िक्र इसमें हो रहा है, वो जुनून शायद जो है अभी उसकी अदब में ज़रूरत है। और अदब में ज़रूरत होने के बाद मैं आखिरी अपने जो है अल्फाज ख़त्म उस पर ख़त्म करूँगी कि मुझे ये किताब पढ़ते हुए अपनी एक जो है लंबी नज़म का आखिरी मिसरा याद आया था, और जो मिसरा था कि मैं मोहनजोदड़ो की दीवानगी की आखिरी चीख थी, मेरा अपना ये कहना था। तो ये जो दीवानगी है, इस दीवानगी के कई रूप हैं, लेकिन इस दीवानगी का सबसे खूबसूरत जो रूप है वो मोहब्बत का वही रूप है जो रहमान अब्बास की किताब में नज़र भी आया, उसका दूसरा रुख भी नज़र आया। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरे लिए ये किताब एक बहुत बड़े जो है एक खुशी और एक सरूर का बाइस बनी है। बाकी जो है नकाद किस तरह से देखता है और कोई किस तरह से बयान करता है, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। कारी का ताल्लुक़ इस किताब के साथ वही है जो मैंने बयान किया। शुक्रिया अमर साहिबा, वक्त ख़त्म हो गया है और मैं चाहता था कि थोड़ी सी किरत जो है इसकी रीडिंग जो इस नावल की रहमान अब्बास साहब से सुनते। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका। मैं चाहता हूं कि वो 2-3 लाइनें या 4 लाइनें पढ़कर रहमान अब्बास साहब अपने नावल की सुना दें असामीन को, और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। ठीक। ये वो दिन थे जब हर तरफ अफरा-तफरी और दहशत फैली हुई थी। मोहनजोदारो, हरिपोया, मेहरगढ़ वगैरह में खौफ का माहौल था। अचानक घात लगाकर हमला किया जाता। हमला आवर मकामी नहीं थे। उनका कद लंबा और जिल्द जर्द मायल थी। आंखों के बारे में कहा जाता था कि नीली, सुरमई और सब्ज मायल हैं। उनके पास अपनी जबान, अपना तर्ज जिंदगी, अपने हथियार और अपना खुदा था। हमला आवर कौम की खुशगुमानी थी कि वो मुहज्जब है और गुमराह दुनिया में तहजीब का अहिया उसका फरीजा है। वादी सिंध की तहजीब इन हमला आवरों के लिए कुफ्र और इल्हाद की तहजीब थी, जिसका खात्मा उनके खुदा की खुशनूदी और आदमी की बहबूदी के लिए लाजमी था। तो एक मुख्तसर सा वक्त की कमी की वजह से मैंने एक छोटी सी 3-4 सत्रें आपके समाज के लिए पेश की। मैं इस नवे अयाज मेलो की जानिब से रहमान अब्बास की बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका बख्शा कि हम इस किताब की रुनमाई कर सकें। और मैं चूँकि ये किताब छप तो चुकी है सिटी प्रेस ये कराची की जानिब से, लेकिन बदकिस्मती के साथ कि आज स्टॉल पे इनकी कापियाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन जैसे ही आएंगी तो मेरा ख्याल है कि हमारी इन हैदराबाद के बुक स्टॉल्स पर वो जल्दी अवेलेबल होंगी, ये मैं ज़रूर कहूँगी। लेकिन एक बात और भी कि इसका एक जो है वो एडिशन वो भारत में ये जो है वो पब्लिश हो चुका है रेख्ता की जानिब से, और एक जो है यहाँ पर सिटी प्रेस कराची की जानिब। जी बहुत शुक्रिया रहमान अब्बास साहब, बहुत मैं भी शुक्रिया। मैं अयाज मेलो की पूरी टीम का और आपका और आमिर भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया और इस किताब को यहाँ आपने इज्जत बख्शी, बहुत खुशी हुई। इसके साथ ही हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और मैं और इस किताब की रुनमाई करके इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। शुक्रिया, आपने काफ़ी बर्दाश्त किया।